आज हम बात करेंगे इकोलॉजी यूनिट का पहला लेसन जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और उस लेसन में आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न है या महत्वपूर्ण चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन। तो पहले आप जानें कि सजीव और उसके बीच उसके चारों तरफ पाए जाने वाले पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी में जो हमने बात किया था सजीव और पर्यावरण के बीच संबंध की बात किया था हमने। तो फिर आपसे मैं बात करूं कि एडॉप्टेशन तो सजीव जिस परिवेश में रहता है, जिस हैबिटेट में रहता है, उसी के अनुसार ढलने का प्रयास करता है और उस ढलने के प्रयास को ही अपन क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। ठीक है। तो इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन में आप यहाँ पर कौन से सजीव प्लांट्स में पाए जाने वाले इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन को पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में दो प्रकार के प्लांट्स हैं, पहला है हाइड्रोफाइट और दूसरा है जीरोफाइट। ठीक है। तो हाइड्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो हैबिटेट है या वासस्थान है वो जल होता है, अर्थात जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। और उनमें पाए जाने वाले प्रमुख अनुकूलन दो प्रकार के होंगे, पहला होगा मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन और दूसरा होगा एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन में आप क्या पढ़ेंगे, रूट, स्टेम और लीफ। मॉर्फोलॉजी माने बाह्य संरचना, एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना, अर्थात जो जलीय पौधे हाइड्रोफाइट प्लांट हैं वो जल में रहने के लिए किस प्रकार परिवर्तन करते हैं अपनी बाह्य संरचना में और आंतरिक संरचना अर्थात एनाटॉमी में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रूट। ठीक है। आप जानते हैं रूट का मुख्य काम है पौधे को स्थिर रखना। ठीक है। और दूसरा मुख्य काम है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो चूँकि जो हाइड्रोफाइट प्लांट है उसका जो हैबिटेट है वह क्या है, जल है, अर्थात चारों तरफ जल ही जल होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो उसके संपूर्ण सतह से ही जल का अवशोषण होता है। जब संपूर्ण सतह से जल का अवशोषण होता है तो प्रकृति जो है उसकी रूट सिस्टम को अल्प विकसित कर दिया, अर्थात इसका रूट सिस्टम बहुत कम विकसित होता है। ठीक है। तो आप देखें रूट सिस्टम विकसित या अल्प विकसित होने से पहले आप जाने यहाँ देखें कि हाइड्रोफाइट प्लांट दो प्रकार के होते हैं, एक सबमर्ज और दूसरा फ्लोटिंग। सबमर्ज कौन से कहलाएंगे बताएं आप मुझे, जो पानी में डूबे हुए होते हैं उसे कहते हैं सबमर्ज। ठीक है। और ऐसे पौधे जो कहाँ होंगे बताएं आप मुझे, जो तैरते रहते हैं उसे कहते हैं फ्लोटिंग। तो दो प्रकार के पौधे आपने देखा, कौन कौन से हाइड्रोफाइट प्लांट, एक सबमर्ज जो पानी में डूबे हुए हैं और दूसरा फ्लोटिंग जो पानी में तैरते रहते हैं। तो सबमर्ज दो प्रकार के होंगे, एक होगा फिक्स सबमर्ज और दूसरा फ्री सबमर्ज। तो फिक्स सबमर्ज को अपन कहेंगे रूटेड सबमर्ज, अर्थात ऐसे पानी में डूबे हुए पौधे जिसमें रूट होता है और जिसमें रूट नहीं होता। तो याद रखना रूटेड जो सबमर्ज होते हैं वह रूट सिस्टम के द्वारा उसके जो हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में वो हाइड्रोफाइट है उसकी बॉटम से जुड़े होते हैं, अर्थात सॉइल या कीचड़ से जुड़े होते हैं। लेकिन रूटलेस में रूट नहीं पाई जाती तो वह बॉटम से अर्थात सतह से जुड़े नहीं होते। तो फिक्स जो अर्थात रूटेड सबमर्ज है उसके उदाहरण कौन कौन से, बिलेसनेरिया, आइसोइटिस और हाइड्रिला। तो किसके उदाहरण हो गए, सबमर्ज फिक्स प्लांट्स, अर्थात बोल सकते हैं रूटेड सबमर्ज प्लांट। ठीक है। दूसरे कौन से हैं, रूटलेस सबमर्ज, उसमें आता है निम्फिया, नाजास और यूट्रिकुलेरिया। याद रखना यूट्रिकुलेरिया एक कीटभक्षी पौधा है और केवल कीटभक्षी पौधे में याद रखना है जलीय कीटभक्षी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, जो कैसा है, रूटलेस सबमर्ज। ठीक है। अब अपन बात करते हैं जल्दी से कि फ्लोटिंग दो प्रकार का है, फ्री फ्लोटिंग और फिक्स फ्लोटिंग। कौन कौन सा है जल्दी बताएं आप, फ्री फ्लोटिंग और फिक्स फ्लोटिंग। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं आपसे कौन कौन सा हो गया, फ्री फ्लोटिंग और फिक्स फ्लोटिंग, तो जल्दी से सुने। फ्री फ्लोटिंग में क्या होगा, फ्री फ्लोटिंग में रूट नहीं पाया जाएगा, क्लियर ना।
जब रूट नहीं पाया जाएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब रूट नहीं है उसमें तो फिर क्या है, वो आराम से पानी की सतह पर तैरता रहता है, मतलब मूवमेंट पानी में अधिक होगा। दूसरा फिक्स फ्लोटिंग है, अर्थात वह रूट सिस्टम के द्वारा कहाँ से जुड़ा होगा, उसकी बॉटम से जुड़ा होगा, अर्थात उसमें मूवमेंट कम होगा। तो फ्री फ्लोटिंग में कौन कौन से हैं, वॉल्फिया, एजोला, लेमना और आइकॉर्निया। आइकॉर्निया को जलकुंभ भी कहते हैं, याद रखना। और जलकुंभ भी तुम्हें बहुत अच्छी से क्लियर है, इसे समुद्र शोक भी कहते हैं। और यह जो है हाइड्रोफाइट का सबसे खतरनाक बीड है, खरपतवार है। अर्थात जिस तालाब में यह खतरनाक आइकॉर्निया नामक पौधा आ गया, ठीक है, तो ध्यान से समझना कि अन्य जलीय पौधों को नष्ट कर देगा, ठीक है, अर्थात उसके पानी को सोख लेगा, इसीलिए शायद इसका नाम समुद्र शोक है। फिर रूटेड में देखें, ट्रापा, निलंबो मतलब कमल और निम्फिया, जिसमें रूट पाई जाती है। तो कुल मिला के आपने हाइड्रोफाइट, इसको याद रखना है आपको, ये चार्ट जो मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी एडाप्टेशन में, ठीक है, क्लियर ना। अब आप ध्यान से बात को समझिए कि हमने आपसे बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है उसमें फर्स्ट है क्या, रूट में पाए जाने वाला मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। तो हमने बात किया था क्या, चूँकि उसके चारों तरफ का आवास जल ही होता है, इसलिए प्रकृति ने उसमें रूट सिस्टम बहुत कम विकसित किया या बिल्कुल विकसित नहीं किया। तो आप यहाँ उदाहरण देंगे कि जो रूटलेस कौन कौन से हैं, सबमर्ज और फ्लोटिंग, उनमें प्रकृति ने रूट ही नहीं दिया। उनके नाम लिखना है उदाहरण कि सबमर्ज, रूटलेस सबमर्ज, निम्नलिखित पौधों में रूट नहीं पाई जाती, ऐसे लिखेंगे, निम्नलिखित रूटलेस फ्लोटिंग प्लांट्स में रूट नहीं पाई जाती, ठीक, क्लियर। फिर आप बात बताएंगे कि साल्विया एक फर्न है, उसमें जो लीफ है वह किसमें मॉडिफाइड हो जाती है, रूट में। साल्विया जो फर्न है उसमें लीफ मॉडिफाइड इनटू द रूट। और प्रकृति ने जब रूट ही अल्प विकसित किया तो रूट हेयर भी बहुत कम विकसित होते हैं, और रूट के लास्ट में पाई जाने वाली रूट कैप भी अल्प विकसित होती है। लेकिन याद रखना, रूट कैप से रूट पॉकेट नामक संरचना बनती है, किसमें, आइकॉर्निया और ट्रापा में, जो उसको तैरने में मदद करती है। रूट कैप चेंज इनटू रूट पॉकेट, किसमें, आइकॉर्निया और ट्रापा में, ठीक है। जूसिया रिपेंस एक पौधा है जिसमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक जड़ें कुछ मात्रा में पानी का अवशोषण करती हैं और दूसरी जड़ें श्वसन का काम करती हैं। अर्थात यह जलीय पौधा कौन सा है जिसमें रिस्पायरेटरी रूट या श्वसन मूल पाई जाती है, जूसिया रिपेंस, ठीक है। अब अपन बात करें जल्दी से कि दूसरा है स्टेम। जो जलीय पौधे का जो स्टेम है वो ध्यान रखना अत्यधिक कोमल होता है, कमजोर होता है, हरे या पीले रंग का होता है, ठीक है। और चूंकि कुछ पौधे में आप देखते हैं जो स्टेम है वो खोखला होता है, स्पॉन्जी होता है, खासकर आपने कमल में देखा है, कमल के स्टेम की सब्जियां खाई जाती है, ठीक है। और कुछ में तो स्टेम बिल्कुल अल्प विकसित होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कुछ पौधों में जो स्टेम है मॉडिफाई हो जाता है राइजोम या रनर में, उसका उदाहरण आप लिख लें, निम्फिया और निलंबो, उसमें स्टेम मॉडिफाइड इनटू राइजोम, ठीक है, क्लियर ना। एग्जाम्पल निम्फिया और निलंबो। अब अपन आते हैं लीफ। इनकी जो लीफ है वह पतले धागों के समान होती है, कटी फटी होती है, ठीक है, और ऐसा छोटी होती है जिससे कि पानी की जलधाराओं के साथ मिनिमम प्रतिरोध सहन करना पड़े पौधों को, ठीक है। और मैं आपसे बात करूं कि जो सबमर्ज पौधे हैं उनकी लीफ बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, और जो फ्लोटिंग पौधे हैं उनकी लीफ थोड़ा बड़ी होती है, क्लियर। अब मैं बात करता हूँ एनाटॉमिकल एडाप्टेशन। एनाटॉमिकल एडाप्टेशन में रिडक्शन ऑफ प्रोडक्टिव टिश्यू, हिंदी में से कहते हैं सुरक्षात्मक ऊतकों की कमी, दूसरा है इंक्रीज इन एरेशन,
हिंदी में कहेंगे वायु प्रकोष्ठों की अधिकता, और तीसरा है रिडक्शन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, और चौथा है रिडक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। माने 4 प्रकार की जो संरचनाएं उनमें कमी होती है। तो पहला अपन बात करते हैं रिडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में क्यूटिकल, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस नामक संरचना पाई जाती है, और ये तीनों संरचनाएं हाइड्रोफाइट प्लांट के ना रूट, स्टेम और लीफ में नहीं पाई जाती। ठीक, क्लियर ना? अब मैं आपको बता दूं एक स्पेशल चीज़ है कि जो एपिडर्मिस है किसकी, हाइड्रिला की, उसमें क्लोरोप्लास्ट नामक संरचना पाई जाती है जो उसके प्रकाश संश्लेषण का भी काम करती है। दूसरा इंक्रीज इन एरेशन। ध्यान से सुन लो कि जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है उनकी लीफ के अपर साइड में स्टोमेटा पाए जाते हैं, लेकिन जो लोअर सरफेस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन जो सबमर्ज प्लांट है उसके लीफ में स्टोमेटा नॉन फंक्शनल होते हैं या अक्री होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप जाने, यहाँ समझे बात को, कि मान लीजिए एपिडर्मिस थी, ये एपिडर्मिस थी, ठीक है, और आपने देखा कार्टेक्स, ऐसा देखा कि कार्टेक्स था, आपको बता चुका हूँ। तो कार्टेक्स में क्या देख रहे हैं आप कि कार्टेक्स में जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं उनमें क्या देख रहे हैं आप कि ये क्या हो गया, एयर स्पेस बीच में दिख रहा है आपको, जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गया कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है बड़े हो गए, तो ऐसे पैरेन्काइमा को कहेंगे एरेन्काइमा। जब इंटरसेलुलर, ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस बड़े हो जाते हैं उसमें उसे कहते हैं एरेन्काइमा। तो याद रखना कि जो कार्टेक्स वाला रीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरेन्काइमा में, और ऐसे होने से चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, उसमें कार्टिकल रीजन की जो पैरेन्काइमा किस में कन्वर्ट हो गई, एरेन्काइमा में, जिससे कि उसको आसानी से तैरने में, फ्लोटिंग करने में मदद मिले। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ रिडक्शन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू के रूप में 2 टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट में, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चूंकि वो पौधा का चारों तरफ का आवास जल होता है, इसलिए इसे मैकेनिकल टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती। खासकर जो रूटलेस प्लांट हैं, चाहे सबमर्ज हो चाहे फ्लोटिंग, उनमें मैकेनिकल टिश्यू बिल्कुल नहीं पाया जाता, और रूटेड में मैकेनिकल टिश्यू तो पाया जाता है लेकिन उनमें कमी देखी गई। अब रिडक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, चूंकि चारों तरफ का आवास जल होता है, जाइलम का काम आप जानते हैं, रूट से पानी को पौधे के ऊपरी भाग तक ले जाना। फ्लोएम का काम आप जानते हैं, प्रकाश संश्लेषणी उत्पाद को पौधे के विभिन्न भागों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। तो चूंकि पौधे की जो हाइट है कम होती है, ठीक है, उसके चारों तरफ का आवास जल होता है, इसलिए दोनों प्रकार के मस्कुलर टिश्यू, संवहन तक जाइलम और फ्लोएम, वो अल्प विकसित होते हैं। इस प्रकार ये 2 चीज़ों में आप वर्णित करेंगे किसमें, एडाप्टेशन इन हाइड्रोफाइट प्लांट, और लिख के तुम्हें आज दिखाना है।